हेलो एवरीवन, आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि स्कैल्पिंग पे आपको वीडियो चाहिए। तो आज हम लक्ष्य सर के साथ हैं। स्कैल्पिंग में सर का काफ़ी ज़्यादा नाम है। तो सर प्लीज़ हमारे ऑडियंस को आज हम क्या सिखाने वाले हैं? तो बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पे स्कैल्पिंग की कि किस तरीके से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग के फ़ैन तो हैं, लेकिन वो टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते। उनको लगता है स्कैल्पिंग का मतलब है हम घुसे और हम निकले, छोटे से प्रॉफिट को बुक करके 2-3 ट्रेड कर लिए, चलो सब ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होती है टेक्निकल एनालिसिस, और हम यहाँ पे इंडिकेटर्स को यूज़ करके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और फिर बताएँगे कि टेक्निकल एनालिसिस ये कह रहा है। और फिर हम जब स्कैल्पिंग करने जाएँगे, क्योंकि स्कैल्पिंग तो आपका 15 मिनट, 1 घंटे उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, अगर कितना भी बड़ा आपका टारगेट हो। अगर आप छोटे टारगेट भी ले रहे हो तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जो एनालिसिस करना है वो भी मैं यहाँ पे समझाऊँगा, ताकि आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझ में आए कि मार्केट बियरिश है या बुलिश है, या कौन से लेवल के बाद हमें कौन से तरफ डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि डायरेक्शन अगर डिसाइड हो गई तो फिर उस डायरेक्शन में कॉल या पुट लेके पैसा छोटा कमाना बड़ी बात नहीं है, जो कि स्कैल्पिंग है। और थोड़ा बड़ा भी चाहते हो वो भी आप कमा सकते हो। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए सर, अब चार्ट्स पे मूव करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में हमको एनालिसिस करना पड़ेगा कि मार्केट क्या करने वाला है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने सबसे पहले जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है मंथली, उसको लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? क्योंकि ओवरऑल जब आप बात करते हैं, और यहाँ पे जो इंडिकेटर्स लगा रखे हैं मैंने उसके बारे में बता देता हूँ। आरएसआई लगा रखा है मैंने, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा रखा है बॉलिंजर बैंड्स, और बॉलिंजर बैंड की जो मिडिल लाइन होती है वो होती है 20 मूविंग एवरेज। 20 अगर हम मंथली की बात करें तो 20 मंथली कैंडल्स का एवरेज है वो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टाइम फ्रेम बदल के इसको वीकली कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 हफ्तों के। मतलब अगर हम 20 कैंडल्स यहाँ पे लास्ट गिने, उनका एवरेज निकाले, उसके जो एवरेज लाइन होगी वो होगी आपकी मिडिल बॉलिंजर। और यहाँ पे एक और मैंने ये मेजेंटा काइंड ऑफ लाइन है, तो ये है बेसिकली 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मतलब आपका एक फास्ट मूविंग एवरेज रहता है जिसमें आपका हाई सेंसिटिविटी रहती है टुवर्ड्स द डेटा, और 21 कैंडल्स को ये कंसिडर करती है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला है, आप जाके गूगल करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये सारी चीजें यूज करने वाले हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कहाँ पे है, क्या करने वाला है। और अगर आप ट्रेड कर रहे हो या फिर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पे मदद मिलने वाली है। अगर हम बॉलिंजर बैंड की बात करें तो बॉलिंजर बैंड क्या करता है, आरएसआई क्या करता है, ये बता देता हूँ शॉर्ट में। तो बॉलिंजर बैंड की दो आपकी लाइंस, आपको 3 लाइन दिखेंगी यहाँ पे, एक अपर बॉलिंजर, लोअर बॉलिंजर और मिडिल। मिडिल वाली लाइन आपकी ऑरेंज कलर की यहाँ पे हमने बनाई हुई है। तो जब आप बात करते हैं तो ये जो अपर लाइन आपको दिख रही है और ये एक लोअर लाइन दिख रही है, ये है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन आपने पढ़ी होगी, गणित में पढ़ा होगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एक्सपेक्टेड जो है इस पूरे करंटली जो मंथली टाइम फ्रेम है इसमें, इस दोनों के बीच में रहने की उम्मीद है, ये दिखाता है। सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूं। तो अभी अगर मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट यहां से अगर गिरा भी, तो पहला जो स्टॉप होगा वो यहाँ पे होगा, दूसरा स्टॉप यहाँ पे होगा। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि स्टॉप होगा, क्योंकि ये हो गई इसकी मीन लाइन। नॉर्मली मार्केट अपने मीन रिवर्जन, सुना होगा आपने, मीन रिवर्जन करता है। तो मार्केट का जो मीन है राइट नाउ वो होता है करीब करीब ये लाइन। ठीक है, 20 मूविंग एवरेज, 20 मंथ है, 20 महीने का मूविंग एवरेज की लाइन, ये मीन है। तो जब मार्केट गिरता है तो अभी बुलिश था, बुलिश से अगर यहां से फॉल आया तो कहां तक आएगा, मीन तक आएगा। और अगर और फॉल आया, गिरता गया, जैसे कोविड के टाइम पे मार्केट बहुत गिरा था, अगर गिरता गया तो कहां पे जाके फाइनली स्टॉपेज मिलेगा, वो होगा आपका लोअर बॉलिंजर बैंड। तो मार्केट नॉर्मली 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर मीन लाइन से, ठीक है, और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे मूव करता है। ये एक बॉलिंजर बैंड की थ्योरी है जो कहती है। अब हमने ये समझ लिया, आरएसआई आपको पता होगा, इसकी रेंज होती है 0, अब ये 0 to 100 के बीच में ही घूमेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, 100 120 नहीं जाएगा। तो इसकी जब रेंज 100 के पास जाती है तो इसको हम कहते हैं हाईली ओवरबॉट, और जब ये आपका 0 के पास जाती है तो हम कहते हैं हाईली ओवरसोल्ड। तो जब मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है तो हम क्या करेंगे, हम बाय करेंगे। जब ओवरबॉट है तो हम क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। लेकिन इसकी कोई एक ऐसी जगह फिक्स नहीं है कि यहीं से गिर जाएगा। हो सकता है 80 जाए, 85 जाए, 89 जाए, 92 जाए, ये जा सकता है कहीं भी। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है मार्केट हाईली ओवरबॉट होता जा रहा है, जो हम अपनी टेक्निकल की भाषा में कहते हैं यार मार्केट बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, गिरेगा तो बहुत तगड़ा गिरेगा। तो गाइज यहाँ पे अभी हम बात करें तो यहाँ पे जब बॉलिंजर बैंड को मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स से जो मुझे नजर आए, इसको मैं यहाँ मेंशन कर देना चाहता हूँ कि पिछले 10-15 साल, 15 सालों में आरएसआई हमने कहा, क्या कहा कि जब भी ये
80, 90, 95 इस तरफ जाएगा, इट इज हाईली ओवरबॉट, और जब 20 के नीचे जाएगा तो हाईली ओवरसोल्ड। इतिहास में मैं नॉर्मली कह रहा हूं काफी दिनों से कि मार्केट बहुत ओवरबॉट है। मार्केट अगर ओवरबॉट है इसका मतलब है कि आपका मंथली बॉलिंजर बैंड हम टच कर रहे हैं, मंथली बॉलिंजर बैंड ऊपर टच कर रहे हैं और आरएसआई 81 पे चल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, एक महीने में एक कैंडल बनता है। अगर हम इसकी बात करें तो कितनी बार हम 80 के ऊपर गए हैं आप देखो, इतिहास में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंस्टेंस हमको नहीं मिलेंगे। ठीक है, 70 के ऊपर यहाँ पे भी हम गए हैं, लेकिन जब भी हम बहुत हाईली ओवरबॉट गए हैं उसके बाद ज्यादातर क्या हुआ है, यहाँ पे भी आप देखेंगे अच्छा करेक्शन था, यहाँ पे आपको 2008 का क्राइसिस दिखेगा, और यहाँ पे क्या होगा अब तो वो समय बताएगा, लेकिन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हम अपर बॉलिंजर को टच किए थे जो कि ओवरबॉट एरिया कहलाता है। आरएसआई ऑलरेडी यहाँ पे डाइवर्जेंस बना रहा था। आरएसआई का क्या है, सिंपल रूल बताता हूँ मैं, जब भी आपका प्राइस लगातार हाई बना रहा है लेकिन आरएसआई लगातार लो बना रहा है, इसको कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस को जानना बहुत जरूरी होता है टेक्निकल एनालिसिस में। एक्चुअली कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जैसे आरएसआई, मैकडी, ये आपको डाइवर्जेंस बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। तो डाइवर्जेंस के बारे में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि माइंड में क्या रखना है कि मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, ओवरबॉट चल रहा है, ये ओवरबॉट कई महीनों से चल रहा है, लेकिन कितने महीने तक चलेगा ये कोई डिसाइड नहीं है, कोई कह नहीं सकता कि कितने महीने तक चलेगा। लेकिन एक चीज तो है कि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ये ज्यादा समय तक ऊपर है, वैसे वैसे खतरा बढ़ रहा है, डेंजर बढ़ रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है कि क्या हम डेंजर जोन पे हैं, एब्सोल्युटली हैं। और डेंजर जोन पे मार्केट के जो रिवर्सल होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं अगर हम मंथली टाइम फ्रेम को पढ़ रहे हैं। और वो चीज को अब हम यहाँ पे हम बात भी कर लेंगे, देख लेंगे एक बार कि किस तरीके से ये करंटली पैन आउट हो रहा है। तो सर इससे हमें एक बार ओवरऑल एनालिसिस पता पड़ सकता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, किस साइड पे। ये देखो एक चीज बताऊं, जब भी आरएसआई आपका 70 के ऊपर है, ओवरबॉट तो है लेकिन ये भी दिखा रहा है कि मार्केट स्ट्रांग है। मार्केट, अगर हम कहें कि मार्केट कमजोर है, मैं तभी कहूंगा जब ये आरएसआई वापस से ऊपर जाके घूम जाए। जैसे मार्केट यहां से घूमा, ये घूमने को, क्योंकि ये हर महीने एक डॉट बनाता जाता है, ठीक है, वो पॉइंट्स कनेक्ट होते जाते हैं। तो जब ये घूम के नीचे की तरफ मुड़ जाए तो समझ लो मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है। ठीक है, अभी टॉप किया है, घूमने में समय लगेगा। तो फिर हम क्या करें, अगर हमको एग्जैक्ट जानना है कि कब घूमेगा तो हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, और वही हम करने वाले हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको छोटे टाइम फ्रेम में चल के एनालिसिस करके दिखाते हैं। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में क्यों आए हैं, क्योंकि भाई जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना हमारा छोटा व्यू। हम स्कैल्पिंग पे जाना चाहते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग के पहले मैं सिर्फ आपको एक मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस दिखा रहा हूं, क्योंकि इसके बिना ना आप इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। फंडामेंटली आप कितना भी जज कर लें किसी स्टॉक को, लेकिन आपको एक चीज पता है कि स्टॉक के प्राइस में वो चीजें रिफ्लेक्ट होने लगती हैं इससे पहले कि वो खबर आए। किसी को तो पता होता है, कुछ लोग को तो पता होता है। तो प्राइस टेल्स एवरीथिंग, तो प्राइस का एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम वीकली में जाते हैं तो डेफिनेशन सबकी सेम है, बॉलिंजर बैंड की, 21 EMA की, 20 SMA की डेफिनेशन सब सेम है, RSI की सेम डेफिनेशन है, लेकिन इसका इंपैक्ट जो है आपको जल्दी दिखेगा। मंथली का इंपैक्ट एक महीने बाद दिखेगा कैंडल में, तो वो हमारे ज्यादा काम आने नहीं वाली। लेकिन उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या मंथली में हम अभी अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। तो वो चीज हम यहाँ देखें, तो क्या हम वीकली टाइम फ्रेम में एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे एज पर बॉलिंजर बैंड, एज पर RSI, इन चीजों को हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो अब हम जब देखेंगे यहाँ पे, तो आप देखो ऑलमोस्ट 80 के पास RSI, 80 के पास RSI यहाँ पे बहुत कम यहाँ पे भी आया है। ये 2021 है, ये 21 ही चल रहा है। 21 के एंड में आप देखिए यहाँ पे एक करेक्शन आया था। ठीक है, यहाँ पे आप वापस से 70 के ऊपर आए, तो 70 के ऊपर जाते ही ये खतरा बढ़ जाता है, लेकिन ये 80-85 तक भी गया है, तो जा सकता है, हमको ये पता है। तो हम ये नहीं कहेंगे यार देखो आ गया, ये ओवरबॉट है, हम सेल करना शुरू कर देंगे, नहीं। सेल करने के लिए हम प्राइस देखेंगे, लेकिन हम ये माइंड में रखेंगे कि मार्केट ओवरबॉट है और मार्केट को कोई भी ट्रिगर, मार्केट हमेशा एक ट्रिगर का वेट करता है बिफोर इट मेक्स द डिसाइसिव मूव। उस ट्रिगर का
आपको सेंस लग जाएगा, जैसे कोई खबर आ गई, कोई वॉर की खबर या कोई इकोनॉमिक खबर या कुछ भी ऐसी चीज जो मार्केट को हिला सकती है, वो ट्रिगर कहलाता है मेरे हिसाब से। तो जब हम ओवरबॉट एरिया पे हैं, मार्केट ऑलवेज वेट्स फॉर अ ट्रिगर। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में हम देखो कहाँ पे हैं, ऑलमोस्ट 80 के पास है। ये एरिया है जहां से मार्केट नॉर्मली गिरता है, इतिहास में जब भी गया है। तो जब यहाँ पे जाने पे मार्केट गिर सकता है, तो क्या आपने देखा, ये करीब करीब यहाँ पे एक हल्का सा डिप आया, फिर एक यहाँ पे हल्का सा डिप आया, फिर एक रैली मारी, मार्केट ने वापस से इस हाई को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड पे जगह बाकी थी। जो ऊपर अपर बॉलिंजर को जब तक टच नहीं करता है, हम कह सकते हैं कि जगह है, ऊपर और जा सकता है, इसीलिए इसने यहाँ पे एक नया हाई मारा। अब इसकी जर्नी अगर हम कहें मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप थोड़ी पीछे वीडियो जाके देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में बॉलिंजर बैंड को टच कर चुका है, और वहीं से आप देखिए एग्जैक्टली वहीं से ये रिवर्सल आया है। अगर आप इसकी बात करें, ये जो रिवर्सल अभी यहाँ पे एक वीकली कैंडल बना लाल, ये बिल्कुल एकदम वहीं से आया है। और अगर हम कहें कि इसका साइज काफी बड़ा है, मतलब आज निफ्टी गिरा है ऑलमोस्ट 370 पॉइंट, बैंक निफ्टी गिरा है ऑलमोस्ट 900 पॉइंट, और फ्राइडे को भी गिरा था ऑलमोस्ट 600-500 पॉइंट। तो 2 दिन में इतना बड़ा कैंडल कैसे बना? कुछ तो ट्रिगर रहा होगा, कोई तो इंडिकेटर था जो बता रहा था। ये देखिए, इंडिकेटर बता रहा था, बस वो समय की, जो कहते हैं ना आज या कल हो ही जाएगा। तो उस चीज के लिए एटलीस्ट आप बच के रहेंगे। कई लोग बोलेंगे यार मैं तो यहां पे बुलिश गया था, क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता था। जो यहां पे बुलिश गया है वो सारे फंस गए। जो इस रिवर्सल के बाद इस रिवर्सल को सोच रहे थे कि यार इस डिप को भी हम खरीद लें, वो सारे फंस गए, क्योंकि उनको नहीं पता था कि इस डिप का मतलब क्या है। तो मेरा यही पॉइंट है कि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या इशारा कर रहा है, और ये मार्केट हमेशा इशारा करता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मार्केट ने यहाँ पे इशारा किया। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। अगर यहाँ से पलटता है तो कहाँ तक आएगा? सबसे पहले मिडिल एरिया तक, मिडिल बॉलिंजर बैंड को। और यहाँ पे आप देखिए 2 लाइनें मैंने बनाई थी, पहले मैंने बताया 20 SMA 21 EMA, दोनों एकदम साथ साथ चल रही हैं। अभी इनका पर्पज यहाँ पे नहीं है, ये दोनों लाइनें मैं बना के रखता हूँ, और इनका पर्पज दिखता है छोटे टाइम फ्रेम में, जब हम आवरली और डेली में आएंगे। तो फिलहाल के लिए दोनों लाइनों को आप एक भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से गिरता रहा तो कहाँ तक आ सकता है? 80,270 तक आ सकता है सेंसेक्स। अभी हम सेंसेक्स का चार्ट खोले हुए हैं, तो हम अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में भी जाएंगे तो आपको ऐसे ही कुछ दिखेगा। लेकिन ये सिर्फ दिखा रहा हूं मैं कि मीन रिवर्जन जब होता है तो कहां तक होता है। RSI पलट चुका है। अगर RSI गिरता है वीकली टाइम फ्रेम में, तो लास्ट टाइम इसने बॉटम कहीं यहां पे बनाया था, अगर हम देखें यहां पे कहीं, तो ये एक पहला बॉटम बनता है इसका करीब करीब 60 के आसपास, 60-62 के आसपास, जो हमें अभी तक दिखा है। तो अगर हम यहां से भी गिरना शुरू हुए तो 60 के आसपास जाएगा जब, तब यहां पे बियरिश होना बंद कर देना आप। ये हम वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, डेली में चीजें बदल जाएंगी। तो ये फिलहाल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वीकली टाइम फ्रेम देख के मैं क्या अंदाजा लगा रहा हूं कि पहला वीक है जिसमें फॉल शुरू हुआ है, हो सकता है हम पुराने जहां से ब्रेकआउट हुआ था यहां तक गिरे, ठीक है। और यहां अगर यहां भी नहीं रुके तो मिडिल बॉलिंजर है जहां पे हम रुकेंगे। तो ये सारी चीजें आपको चार्ट में दिखती हैं। अभी हमने वीकली देख लिया, अब हम चलेंगे अगले टाइम फ्रेम में जो कि है आपका डेली टाइम फ्रेम में। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको मंथली दिखाया। सबसे पहले मंथली में हमने एक्सट्रीम टच कर लिया था, जिस एक्सट्रीम को हम अपर टारगेट भी कहते हैं, क्योंकि मंथली के ऊपर टाइम फ्रेम लोग ईयरली भी लगाते हैं, लेकिन मंथली इज वेयर वी डू मैक्सिमम एनालिसिस। मंथली के नीचे वीकली, मंथली का टॉप था, वीकली का भी टॉप था, मंथली, वीकली और डेली का भी टॉप था। अब डेली में जब हम कहते हैं कि यहाँ पे टॉप बना है, तो कई बार डेली के टॉप के बाद भी मार्केट खींच के आपको ऊपर ले जा सकता है, ये एक्सेप्शन है। लेकिन ये एक्सेप्शन को अगर आप वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से सोचें तो इस एरिया पे हमने वीकली का अपर बॉलिंजर टच नहीं किया था, वो कहीं यहां टच किया। यहां आते आते हमने मंथली का अपर बॉलिंजर टच कर लिया। मतलब मार्केट इतनी तेजी से ऊपर गया कि इसने सारे अपर जो रेंज है पूरी टच कर ली। अब जब सारे अपर रेंज जो जगह बची होती है बॉलिंजर बैंड्स में 2 स्टैंडर्ड डिविएशन की, जब वो पूरी हो चुकी है, मतलब मार्केट का एक हिसाब से टारगेट ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब वो गिरेगा नहीं गिरेगा वो समय की बात है, लेकिन क्या गिरेगा इसमें कोई डाउट नहीं होता। मोस्टली गिरता ही, एक करेक्शन तो आता ही है, या फिर टाइम में वो फंस जाता है। वो ऐसे फंस जाएगा जैसे यहाँ पे, वो गिरेगा भी नहीं उठेगा भी नहीं। जब गिरेगा भी नहीं उठेगा भी नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई बोलता है यहाँ पे मुझे इस एरिया पे मुझे क्या करना चाहिए था, मंथली के अपर बॉलिंजर पे, वीकली के अपर बॉलिंजर पे, डेली के अपर बॉलिंजर पे एक चीज तो करना था, कॉल बाय नहीं करना था। कॉल सेल कर सकते थे,
थोड़ी और ऊपर की रेंज के 1-2 हफ्ते बाद। क्यों? क्योंकि इतनी आसानी से नहीं चला जाएगा। 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन वहां बिताएगा, और वो 4-6 दिन में आपका जो डिके है आपका बेनिफिट है। बिल्कुल। तो करना था, तो जब तक हमको इशारा नहीं मिलता कि ये गिरना शुरू हो रहा है, तब तक हम कॉल सेल कर सकते थे, हम कॉल बाय नहीं करना है ये डिसाइड कर सकते थे, या फिर हम फ्यूचर में पोजीशन बना के बैठ सकते थे। ये तीनों चीजें करते तो हमारा नुकसान नहीं होता, फायदा होता नहीं होता, वो समय की बात थी। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग इसको यहीं से फाइट करना शुरू कर देते हैं, यहीं से फाइट करना शुरू कर देते हैं। अरे यार ये देखो ना, अपर बॉलिंजर टच कर लिया। नहीं, अपर बॉलिंजर टच कर लिया इज द साइन कि अब किसी भी समय मौका आ सकता है। लेकिन क्या आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किया? अगर किया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार हाँ, यहां तक भी जा सकता है, क्योंकि बहुत मोमेंटम है मार्केट में, बहुत पुश है। तो ये चीज एक है जो ध्यान रखनी चाहिए। अब कोई बोलता है कि यार कैसे हम बाय कर लें, कब बाय कर लें? ठीक है, पुट बाय करना है हमको, क्योंकि ऑप्शन बाइंग ही सब करना चाहते हैं। जब हम स्कैल्पिंग का नाम लेते हैं तो लोग बोलते हैं ऑप्शन बाइंग, कॉल बाय करूं स्कैल्प करना है, पुट बाय करूं स्कैल्प करना है, कैसे करूं? तो सबसे पहली चीज है, अब हम एक्सट्रीम पे चल रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब एक प्रीवियस कैंडल को आप, अभी आप यहां पे देखो, कोई भी कैंडल लाल नहीं है, सारे हरे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? नीचे खुले ऊपर ही बंद हुए, बिल्कुल। किसी भी दिन ऊपर खुल के नीचे नहीं बंद हुए। दूसरी चीज है इसका जो अगर हम इसको ऐसे देखें, इस प्रीवियस लो के नीचे कभी भी बंद नहीं हुए, इवन इफ कलर भी नहीं बदला, और प्रीवियस लो के नीचे भी बंद नहीं हुए। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप ऊपर बंद हो रहे हो लेकिन कलर चेंज है ना। ये सारे कैंडल तो बुलिश हैं लेकिन कलर रेड है, ऊपर खुल के नीचे बंद हो रहे हैं, ऊपर खुल के नीचे बंद हो रहे हैं, यहाँ पे नीचे खुल के ऊपर बंद हो रहे हैं। इसका मतलब है अभी भी बुलिश है, कोशिश है, जोर लगा रखा है मार्केट ने कि उसको ऊपर जाना है। यहाँ पे 2-3 कैंडल मारे और आखिरी पुश इसने मारा, सबसे बड़ा। और हमेशा याद रखो कि जो सबसे लास्ट कैंडल होता है वो सबसे बड़ा होता है, और उस लास्ट कैंडल के अपर विक बन जाता है, जिसको हम इनवर्स हैमर भी कहते हैं। कई बार टॉप बनता है जो इनवर्स हैमर, कई लोग उसको इंडिकेट करते हैं कि एक तो आपका डोजी बन जाएगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे कहीं पे डोजी बना देते नो मैंस लैंड में, यहाँ पे कहीं पे डोजी बन जाता, ठीक है, कि पूरी ताकत लगा ली और अटक गए वहीं पे, बॉडी वॉडी है ही नहीं उसकी, किसी तरीके से होल्ड कर लिया। ठीक है, इस तरीके के बहुत बने हैं टॉप, ये देखो एक बना है, काफी बनते हैं इस तरीके के टॉप। ये देखो, ये भी इनडिसाइसिव था। भाई तू इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट मत कर। ठीक है, सही है, कहते मैं ढूंढने लगा ना, तो सही पकड़े हैं। तो आई गेस पीछे कैमरा के पीछे जो है वो भी काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन ले रहे हैं वीडियो में। हाँ तो बिल्कुल है। तो ये जो कैंडल था, इस कैंडल ने हमें कुछ नहीं कहा कि यहाँ से शॉर्ट करना है, लेकिन अगले दिन के कैंडल ने क्या किया, हाई पे खुला, प्रीवियस आप देखो इसके ऊपर खुला है, बिल्कुल हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग कहां दी इसने, इस पूरे कैंडल को आधा खा गया। नाउ वन थिंग फॉर श्योर, जब भी आप किसी कैंडल को देखो, प्रीवियस कैंडल को 50%, ये हमेशा रूल बना दो, 50% इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 50% का जो रूल होता है कैंडल का, कि अगर कोई भी अगला कैंडल इस 50% के ऊपर बना रहा तो बुलिश ही है। अगर ये बुलिश कैंडल था ऊपर का ग्रीन कलर का, तो इस कैंडल का अगला कैंडल अगर इसके 50% के ऊपर ही है, अगला कैंडल भी 50% के ऊपर है, अगला कैंडल इसके 50% के ऊपर है, इट मींस इट इज नॉट लेटिंग द प्रीवियस डे मेजॉरिटी टू विन, जो इनके अगेंस्ट थी। 50% का मतलब है, जो देखो एक कैंडल बनता है इसमें बुल भी हैं बियर भी हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोग कंफर्टेबली प्रॉफिट में हैं जो यहाँ पे घुसे। ये तो प्रॉफिट में है ही, ये भी प्रॉफिट में है अगर हम इसके ऊपर निकल गए। तो मोस्टली क्या है, जो प्रीवियस डे वाले लोग हैं उनको कितना फंसा रखा है इसने, इसको हम देखते हैं। तो 50% का रूल सिंपल ये है कि अगर आपके प्रीवियस डे के 50% के ऊपर ही रहा तो ठीक है, लेकिन उस 50% के अगर नीचे आ गए तो फिर खेल खत्म। और वो भी वहां पे जहां पे सारे टॉप बन रहे हैं, वीकली, मंथली, डेली, सारे टॉप बन रहे हैं। क्योंकि टॉप जब बनता है, याद रखो, टॉप जब बनता है तो रिवर्सल विल बी वेरी शार्प, it will not give you chance to even think and draw the lines, and that's what we saw। खुला उसके नीचे और फिर पूरे दिन उसके नीचे गया, और इवन ये पूरे कैंडल को खा गया। तो इसका मतलब है ये भी फंसे, ये भी फंसे, ये भी फंसे, ये भी, सारे फंस गए। नाउ द क्लोजिंग इज बिलो द प्रीवियस 4-5 days,
पिछले 5 दिनों के सारे बुल्स लॉस में है। नाउ दिस इज द इंडिकेशन इन टर्म्स ऑफ प्राइस कि मार्केट अब बियर्स की ग्रिप में आ चुका है। और एक्चुअली अगर कोई बोलता कि मेरे को बियर पोजीशन लेनी है, वो इस 50% के नीचे पोजिशनल बियरिश ही था, क्योंकि टॉप तो हम कब से कोशिश कर रहे हैं ना टॉप फाइंड करने की, लेकिन टॉप बनेगा किस दिन वो हम नहीं कह सकते। लेकिन टॉप बनता कैसे है ये तो हमने देखा है ना। टॉप कैसे बनता है, जब आप रिवर्सल देखो ऐसे ऐसे गिरता है मार्केट। जब भी गिरा है तो इट इज ऑलवेज लाइक दिस, ठीक है। टॉप में प्रीवियस 3-4 कैंडल को वो इंगल्फ कर लेता है। तो टॉप विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड बाय ट्रैपिंग द प्रीवियस 2-3 डेज, 2-3 आवर्स। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, अभी हम डेली में हैं तो हम डेली की बात करेंगे। तो मेरा पॉइंट ये था कि यहाँ पे हमको क्या गैप अप के बाद फ्राइडे को शॉर्ट करना था? आई डोंट थिंक सो। क्या फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद हमारे मन में कुछ होना चाहिए था? हमारे मन में यही होना चाहिए था कि अगर हम वापस से ग्रीन में नहीं आ रहे हैं और हम नीचे ही जाते जा रहे हैं और ये कैंडल भी खत्म हो गया है, तब तो पक्का शॉर्ट है, क्योंकि ये पूरे कैंडल और इस कैंडल के लो को फंसा लिया इसने। सो आफ्टर ब्रेक ऑफ दिस कैंडल लो, इट वाज ए प्योरली शॉर्ट। अब कहां तक शॉर्ट है? पहला टारगेट तो ये क्लस्टर है, ये 2-3 कैंडल है, क्योंकि गिरा एक साथ नहीं कि बहुत बड़ा कैंडल बनाया, धीरे 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 धीरे। तो पहले एक कैंडल वालों को फंसाया, फिर दूसरे को फंसाया, तीसरे को फंसाया, और क्लोजिंग होते होते सबको फंसा लिया। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, काफी कुछ आप सीख रहे हो। इसी तरीके की डीप लर्निंग अगर आपको चाहिए तो हमारा स्विंग और स्कैल्पिंग का कोर्स है, जो 3 से 4 घंटे में आपको स्कैल्पिंग और स्विंग की स्ट्रैटेजी सिखाता है, जिससे आप एक अच्छा स्कैल्प पकड़ सकते हो, किस तरीके से बेटर एंट्रीज लेनी है, ये सारी चीजें मैंने उसमें सिखाई है। तो ये वीडियो तो आप पूरा देखिएगा, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है तो वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जाके स्कैल्पिंग और स्विंग का जो मेरा कोर्स है उसको एनरोल कर सकते हैं। आइए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस लर्निंग वीडियो को। अब इस कैंडल वाले पैनिक में, अब इस कैंडल वाले पैनिक में है, तो क्या ये मार्केट ये क्या यहां तक गिर सकता है? वेरी हाई चांस, क्योंकि एज पर आवर एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम में जब भी एक शार्प रिवर्सल आया है, वो कहां तक आया है? अपने मीन तक, अपने मीन तक आया है। और इसका मीन, आपका पहला मीन होता है 20 SMA और 21 EMA। अब ये जो लॉजिक मैंने समझाया, ये डेली टाइम फ्रेम में समझाया। इसी टाइम फ्रेम के एनालिसिस को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके रेप्लिकेट करने की कोशिश करें, नॉइज बढ़ेगा, नॉइज बढ़ेगा, लेकिन डेफिनेशन नहीं बदलेगी, मतलब नहीं बदलेगा। अब आप इसको 15 मिनट में जाओगे, 5 मिनट में जाओगे, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चार्ट्स ही अजीब है। लेकिन मीनिंग इज कि जब भी आप अपर बॉलिंजर से पलटते हो तो आप मीन तक जाते हो, और यहां से फिर आप लोअर तक जाते हो। ये सिंपल है। तो आपको क्या करना है, यहां पे आपको सिंपल करना है। टाइम फ्रेम में आपको ये देखना है कि टॉप पे कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, तो वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्रॉसओवर। तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको क्या मदद करेगा? आपको मदद करेगा क्रॉसओवर, ठीक है। तो अब क्रॉसओवर में हमने जो अभी फिलहाल 2 मूविंग एवरेजेस लगा रखे हैं, तो हम अब जाएंगे 1 आवर में, और 1 आवर में आप जाओगे जब, तो आपको यहाँ पे कुछ सेंस लगेगा स्कैल्पिंग का। सिंपल सी चीज है, हमने क्या किया अभी तक हमने बड़े टाइम फ्रेम में देखा कि क्या लग रहा है। बड़े टाइम फ्रेम ने कहा कि भाई बाउंस पे सेल, रेजिस्टेंस के पास है, बाउंस पे इस एरिया पे रेजिस्टेंस है, उठेगा, कोशिश करेगा वो, लेकिन टिक नहीं पाएगा, ठीक है। तो बाउंस पे सेल मतलब इफ यू सी मॉर्निंग कैंडल जो बड़ा सा एक आ रहा है, अगर मॉर्निंग कोई कैंडल ऊपर की तरफ हम खुल रहे हैं, तो इट विल नॉट बी एबल टू सस्टेन एंड वी विल सी अ स्लाइड। सो गैप अप पे सेल करूंगा मैं, ये मेरे माइंड में है, लेकिन उसका इंडिकेशन किधर से आएगा? इंडिकेशन सिंपल है कि जो ये एरिया है, लेवल, ये लेवल हमने मार्क किया हुआ था डेली टाइम फ्रेम में, अपर बॉलिंजर, वीकली टाइम फ्रेम में भी अपर, मंथली में भी अपर, सब कुछ यही है। तो ये तो नो ब्रेनर है कि यहाँ पे क्यों सेलिंग करनी है। लेकिन प्राइस एक्शन क्या कहता है? प्राइस एक्शन ये बोलता है कि अगर हम एक इंपॉर्टेंट लेवल, जो हमारा प्रीवियस क्लस्टर था जहां से हम ऊपर उठे थे, जैसे मार्केट क्या करता है, पहले ये रेंज में रहेगा और फिर मारेगा, ठीक है। तो ये जो रेंज है, इधर से ऊपर गया और फिर एक रेंज बनाया, फिर ऊपर गया, तो जब गिरेगा तो यहीं पे कहीं पे रुकेगा, फिर गिरेगा तो यहीं पे कहीं पे रुकेगा। तो जो रुकने का एरिया है, जो रुकने का एरिया है, वो वहीं पे होता है ऑलमोस्ट जहां पे आपकी रेंज थी, क्योंकि यहाँ पे इसकी फाइट थी बुल और बियर की, और बुल और बियर की जहां पे फाइट होती है, वहीं पे वापस लौटते समय भी फाइट होती है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ, आपको दिखाना चाहूँ इसको, सेम चीज को लाइव मार्केट में, ये एक एरिया है जहां पे बुल बियर की फाइट हुई, ठीक है।
ये एरिया है जहां बुल बियर की फाइट हुई, ये एरिया है जो रेंज बाउंड है, ठीक है। तो इस टाइप के जो एरिया है जो एक रेंज है, ऐसे रेंज को आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये रेंज जब ब्रेक होती है ना लंबी, तो बहुत बड़ा मूव आता है। अभी यहां पे जब रेंज टूटी तो बड़ा मूव आया, अब जब ये गिर रहा है और इस रेंज पे भी नहीं रुका, तो अब कहां रुकेगा ये? यहां पे रुकेगा। अब आप बोलोगे क्या इतना गिर जाएगा? अरे भाई, मल्टीपल टाइम फ्रेम के टॉप है, और मल्टीपल टाइम फ्रेम के टॉप के बाद जो रिवर्सल आता है वैसे भी वो 2000 2500 पॉइंट तो बैंक निफ्टी 3-4 दिन में जा जाता है, तो कौन सी बड़ी बात है अगर यहां तक आ गया तो। और सर हमारे वीकली का मीन भी 83,000 ही है। वीकली का मीन भी 83,000 है, एग्जैक्टली। लेकिन मैं तो प्राइस एक्शन और क्लस्टर ही बोल रहा हूँ बस। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि जब आप स्कैल्पिंग करने जाओगे तो आपको दो चीजें देखनी है। पहला, लेवल्स ब्रेक, कौन से लेवल टूट रहे हैं। दूसरा, अब इसको मैं क्रॉसओवर की भाषा में समझाना चाहूंगा। ये क्या है? ये लाइन, ये आपके 20 SMA 21 EMA, ये आपकी एक लक्ष्मण रेखा है जिसके आप प्राइस अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये बुलिश हो जाता है, अगर इससे नीचे आता है यहाँ रुकता है, और नीचे आते ही बियरिश हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट होता है जहां से आप बियरिश या बुलिश हो सकते हो। अब आप यहाँ पे अगर देखो तो लक्ष्मण रेखा के नीचे तो जाता है। इसके नीचे यहाँ पे आ गया, देखो ये आज का पहला कैंडल है। मतलब इसने, देखो बड़े टाइम फ्रेम में भी हमने यही चीज देखी कि जो आज खुला है वो कैंडल के पूरे एरिया के नीचे खुला है। मतलब इसने पुराने एरिया को टेस्ट तक नहीं किया, कोशिश भी नहीं की फाइट करने की। साथ ही साथ जो हमारा मूविंग एवरेज के डेफिनेशन है, आप देखो यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ था सुबह सुबह, और खुलते ही सीधे एक रेड, फिर अगला कोशिश फेल्ड। तो ये जो एरिया है 21 EMA, आप देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। आप यहाँ पे आते हो टेस्ट करने और फिर बाउंस मारते हो। तो जो मूविंग एवरेजेस होते हैं, दे आर लाइक मैग्नेट, ठीक है। वो अपने आप को अपनी तरफ प्राइस को खींचते हैं और फिर रिपल्शन भी देते हैं, और या फिर अपनी तरफ खींच के पार कर जाते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, अपनी तरफ खींचा, कोशिश भी नहीं की ऊपर जाने की, और सीधे नीचे। तो जब आप नीचे आना शुरू करोगे तो कहाँ तक जाओगे? प्राइस के क्लस्टर फिर हम पकड़ते हैं कि भाई कौन से प्राइजेस के क्लस्टर कहाँ पे हैं। तो अगर हम इसको देखना शुरू करें तो सबसे पहले हमने जो बात की थी ये एरिया था, हम यहाँ पे नहीं रुके। अब यहाँ पे अगर हम गिरना शुरू किए हैं तो अगला जो क्लस्टर है वो यहीं पे है। तो अगर हम यहाँ पे नहीं रुके तो हम यहाँ तक भी ईजिली आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोशिश काफी हुई थी बचाने की, लेकिन इस कोशिश के बाद भी कितने प्यार से हम इसके आधे तक तो आ ही चुके। तो 50% हमने ब्रीच कर दिया है उस एरिया को। ये डेली कैंडल में नहीं समझ में आ रहा है अभी क्योंकि आवरली है, लेकिन डेली का ये पूरा एक ही दिन में हुआ था खेल, क्योंकि एक दिन में करीब 6.5 आवरली कैंडल बनते हैं। 6.5 घंटे का मार्केट है करीब करीब। तो ये जो 6 कैंडल बनते हैं वो 6 कैंडल मतलब 6 आवर्स ऑफ फाइट बिटवीन बुल एंड बियर, और उसके बाद हम ऊपर गए थे। तो उस फाइट को तो ये ऑलमोस्ट 50% खा ही चुका है। तो अब बाकी 50% के लिए ये लोग डिफेंसिव हो गए हैं, ये लोग डर में होंगे, ना कि ये, क्योंकि ये ऊपर से ये कॉन्फिडेंस है इसको, यहां से इसने ऑलरेडी इतना बड़ा मूव दे दिया है और सपोर्ट यहीं पे है। तो ये लोग बोलेंगे यहां से निकलो, भागो, यहां पे वापस से पोजीशन बनाएंगे। देखो बुल और बियर में दो चीजें होती हैं। पोजीशन कहां बना रहे हैं हम? अगर अच्छी जगह पोजीशन बनाएंगे तो हम पैसा कमाएंगे, हम अगर बीचों बीच पोजीशन बनाएंगे और लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो ये लोग यहाँ पे थोड़ी फाइट करेंगे, लेकिन अगर नहीं जीत पाए तो ये वापस से एग्जिट मारेंगे। जैसे ही एग्जिट मारेंगे बड़ा कैंडल आएगा, एंड दिस इज द एरिया जहां पे ये वापस से कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके क्लस्टर यहीं पे है। यहाँ पे इनको पता है कि कॉन्फिडेंस हमें ज्यादा है फाइट करने का, और फिर यहाँ पे टाइम पास करेंगे और फिर देखेंगे कि ले जाएं या यहाँ से भी गिव अप हुआ नीचे वाला लेवल तो ब्रेक डाउन। तो ये प्राइस एक्शन हो गया। लेकिन सिंपल है स्कैल्पिंग के लिए, प्राइस को समझिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझिए। हमेशा याद रखिए कि रेजिस्टेंस पे सेल करने पे पैसा बनता है और सपोर्ट पे बाय करने पे पैसा बनता है। बीच पे करने पे परेशानी होती है, तकलीफ होती है, और जब बीच में आप करोगे तो आपको नहीं पता आप किधर जाने वाले हो। क्योंकि अगर हम मिडिल बॉलिंजर की बात करें, किसी भी टाइम फ्रेम में मिडिल बॉलिंजर इज द फ्लिपिंग पॉइंट। इसको मैं फ्लिपिंग पॉइंट कहता हूं कि ये जो है दिस इज ए फ्लिपिंग पॉइंट। हो सकता है यहां तक आते और वापस ऊपर चले जाते, और नहीं होल्ड किए तो गिर गए। तो हो जाने दो ना इसको, हम क्यों डिसीजन ले जाके, कर लेने दो उसको। उसने क्या किया, खुलते ही रेड कैंडल मारा, और जब खुलते ही रेड कैंडल मारा तो मैं तुरंत जाऊंगा और बड़े टाइम फ्रेम में देखूंगा क्या चल रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिखा, यार ये तो वापस से इसके नीचे आ गया,
जो ये आपका एरिया था जिससे हम ब्रेकआउट किए थे ये कैंडल से, इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे हम आ चुके हैं ऑलरेडी पहले कैंडल में। अब तो ये एरिया में अगर हम नहीं रुके, अगर हमने इस एरिया पे स्टॉप नहीं किया इस फॉल को, तो वी कैन हैव ए वेरी बिग फॉल, क्योंकि दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट। जब हम पहाड़ चढ़ते हैं तो हम स्टॉपेज लेते हैं ना, ये आखिरी स्टॉपेज था क्लिफ के पहले का, सांस यहीं पे फूल चुकी थी उनकी, तो वापस से आते समय सबसे पहले ये भागेंगे और यहाँ पे फिर उसके बाद आके रुकेगा मार्केट। तो ओवरऑल इस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, और जो डेली टाइम फ्रेम में 20 सिंपल मूविंग एवरेज है या 21 EMA है डेली टाइम फ्रेम पे, दैट इज कंसिडर्ड एज अ डिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं गिरने के बाद, एक अच्छे फॉल के बाद, तो वो रेजिस्टेंस है, और जब हम ऊपर से गिरते हैं तो वो एक सपोर्ट की तरह पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करता है। और जब हम छोटे छोटे स्कैल्प पकड़ना चाहते हैं तब हम 1 आवर में जाते हैं। कई लोग बोलते हैं हम 5 मिनट में स्कैल्प करते हैं। 5 मिनट का कैंडल लगा के आप स्कैल्प करो, लेकिन एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना, ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है। यहां से बड़ा फॉल आया है, कोई बोलता है यार बहुत पैसा बना, मैं बुक नहीं कर पाया, मैं पूरा कमा नहीं पाया। क्यों कमा नहीं पाया? 5 मिनट में बैठा है वो, 15 मिनट में, 15 मिनट कैंडल लगा के बैठे हैं। लेकिन अगर उसने आवरली का भी एनालिसिस किया होता तो उसे पता था कि अगर यहाँ के नीचे हम आए तो हम इससे पहले नहीं रुकेंगे, ठीक है। या फिर इस एरिया पे जो ये है फाइट, दिस वाज द फाइटिंग एरिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ग्रीन रेड ग्रीन, तो ये क्लस्टर का हाई, मैं हमेशा हाई और लो पकड़ता हूँ जहाँ पे फाइट होती है। तो फाइट जो ये हुई थी इसका हाई ये है और लो ये है। हाई पे हम नहीं टिके तो लो तक आने चाहिए, ठीक है। यहीं पे पहला सपोर्ट मिलना शुरू होगा इसको, फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा अगर करा तो। और कई बार ऐसा होता है कि ए फॉल, ए टॉप कैन लीड्स टू ए फॉल, वेरी बिग फॉल ऑल्सो। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जब तक नहीं हुआ है तब तक नहीं पता ना। तो अब उसको कैसे जज करेंगे? लेवल बाय लेवल, इस एरिया पे निकल जाएंगे, अब इसके ऊपर देखते हैं क्या होता है। कोई बोलेगा यहाँ पे मैं क्या करूँ, पुट ले लूँ क्या? भाई कुछ करने का लेवल ही नहीं है, वो तो बता रहा है ना, यहाँ पे समय बर्बाद करेगा 2 दिन। जब वो खुद ही बोल रहा है समय बर्बाद करेगा, तो मैं क्यों समय बर्बाद करूं? लेट मी वेट। तो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स पीपल डू इन स्कैल्पिंग। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ 2-3 दिन और ये नहीं आया फॉल, तो जिन बियर्स ने यहाँ पे एंट्री ली वो तो ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे ली वो तो ठीक है, जो लास्ट वाले बियर है ना वो फंस जाएंगे, और उनके फंसने के कारण एक शॉर्ट स्क्वीज हो जाएगा, और ये जो शॉर्ट स्क्वीज होगा वो करीब यहाँ तक होगा। जो पहला सपोर्ट था वो पहला रेजिस्टेंस बन जाएगा, और फिर अगर गिरना होगा तो गिरेंगे, नहीं जाना होगा तो ऊपर जाएंगे। और हर जगह आपको फ्लिपिंग पॉइंट की तरह 21 EMA को आप रख सकते हो, क्योंकि 21 EMA के नीचे से ऊपर जाने पे आप बाय कर लो, ठीक है। और कितने कैंडल आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे आवरली में? कम से कम 1 से 2 कैंडल, ठीक है। अगर वो बड़े कैंडल ने 50 पॉइंट का गैप बना लिया, जैसे इस कैंडल ने पहले कैंडल से ही ठोक दिया पूरा, ठीक है, बहुत बड़ा कैंडल है ये, तो इसमें अब कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ये टूट गया, अब सीधे यहीं पे है स्टॉपेज, ठीक है। ये नहीं हुआ तो यहाँ पे स्टॉपेज, और इसके बाद फिर यहाँ पे स्टॉपेज है। कई लोग यहाँ भी बाय करके गए होंगे, ये इसलिए गए होंगे ताकि कोई भी पुट कैरी करके ना जाए। इसका मतलब नहीं मार्केट का फॉल खत्म हो गया है। लास्ट में ये कैंडल कहते हैं ना कि अगर यहाँ पे रेड और ये ग्रीन, इसका मतलब है कंटिन्यू रहने वाला है मोस्टली, क्योंकि मार्केट नेवर डज इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्रीन आएंगे बीच में, तो ये माइंड में रखना है कि अगर गिराना भी है बड़ा फॉल तो बीच बीच में बाउंसेस लाएंगे, छोटे बड़े, इट विल कम। बट पॉइंट इज कि क्या बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ खेल शुरू हुआ है? अगर हमको दिखा है बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस में, तो वी नो कि यार इस बाउंस के बाद इस एरिया पे प्राइस एक्शन देखूंगा, इस पे प्राइस एक्शन देखूंगा। प्राइस एक्शन में जब हम जाते हैं तो उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस और 21 EMA के फ्लिपिंग पॉइंट से कैसे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, कितने मूव मिलेंगे उसकी बात कर लेते हैं, और वो हम फिर प्राइस एक्शन, एकदम नेकेड प्राइस एक्शन के बारे में हम अलग वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितने पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम 21 EMA के फ्लिपिंग पॉइंट पकड़ते हैं? पहली चीज है डायरेक्शन क्लियर रखो। दूसरी चीज है सिर्फ स्कैल्पिंग मत करो। स्कैल्पिंग अगर कर रहे हो तो फिर मैं जो नॉर्मली रिस्क रिवॉर्ड रखता हूँ 1:1, 20 पॉइंट अगर आएगा तो 20 पॉइंट जाने के लिए आपको देना पड़ेगा ऑप्शन में, ऑप्शन बाइंग में, वरना आप फिर नहीं, भूल जाओ। वो तो बात है कि मैंने बहुत एनालिसिस किया, मैं घुसा और घुसते ही वो मेरी तरफ चला गया, वो तो मेरा एनालिसिस का बेनिफिट मुझे मिल रहा है, एक्यूरेसी जो कहते हैं। अगर मेरा एनालिसिस बहुत गंदा है
फिर तो मैं नहीं कर पाऊंगा ये। लेकिन फिर भी कितने पॉइंट्स आपको देता है नॉर्मली, अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली यहाँ पे जैसे ये है, तो पहला कैंडल ये आपको बहुत कम से कम 1 घंटे, मतलब ये आपको टाइम देगा, लेकिन आप इसका पूरा कैंडल नहीं पकड़ पाओगे, लास्ट का हिस्सा पकड़ पाओगे। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने यहाँ पे देखा, ये आया, इसने डिप लिया, और यहाँ पे जब भी बड़ा कैंडल बने, हमेशा याद रखो कैंडल ऑन बिग कैंडल। विच इज द बिग कैंडल इन दिस क्लस्टर? दिस वन, ये जो ग्रीन है, जो सबसे बड़ा सॉलिड कैंडल, या फिर आपका जैसे हमने आए और ये हमारा मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज पे आपका लोअर विक के साथ एक बड़ा कैंडल बन जाए, लोअर विक, तो लोअर विक इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। या फिर ये बुलिश साइड हो गया, ये बुलिश साइन है। अगर इसी तरीके से एक कोई कैंडल बना जिसे बहुत बड़ा अपर विक है, तो और ये यहाँ पे कहीं बन रहा है, तो दैट इज अ साइन कि दिस इज नॉट ए गुड टाइम टू बाय नाउ, फोकस ऑन सेलिंग, क्योंकि ये किसी बड़े बिग मनी ने बना दिया। ये आप देखो यहाँ पे सेम चीज हुई है, अपर विक बनाया, बहुत बड़ा नहीं था, रेड ग्रीन फिर रेड। अब ये जब 4-5 कैंडल यहाँ बन गए, तो इस अपर विक को मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊंगा, और इसके नीचे आने पे दिस इज द एरिया टू बियरिश। इस बॉक्स के नीचे देखिए, हमेशा याद रखिए प्राइस का क्लस्टर जो बनता है ना, ये हाई है, ये आपका लो है। लो क्यों है? क्योंकि क्लोजिंग यहीं पे हुई थी इस बड़े कैंडल की। तो बड़े प्राइस एक्शन की क्लोजिंग, बड़े प्राइस एक्शन की ओपनिंग कैंडल, और पूरे क्लस्टर का रेंज बनाना अगर आप सीख गए तो आपको बहुत आसानी होगी प्राइस एक्शन में। तो ये रेंज आपको अगर यहाँ बनाते तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे, लेकिन अगर आपको ये नहीं भी आती है तो आप फिर फ्लिपिंग पॉइंट का वेट करो, क्योंकि एक बार ये टूट गया तो उसके बाद आपको मोमेंटम मिलेगा, और मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कैल्पिंग, क्योंकि लोग ज्यादा देर रुकना नहीं चाहते। बोल रहे यार आज तो मार्केट धड़धड़ाते हुए गिर रहा था। आप कहीं भी किसी भी टाइम पे पुट लेते आपको पैसा बनता, यही तो है। किसी भी टाइम लेते, 10 मिनट बैठते, 5 मिनट बैठते, पैसा बन रहा था। यही तो है स्कैल्पिंग ना। लेकिन वो मार्केट ऐसा था, मोमेंटम ऐसा था, तो मोमेंटम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा स्कैल्पिंग इज गुड, बट ओनली व्हेन देयर इज अ राइट सेटअप, क्योंकि दिस इज नॉट द एरिया फॉर स्कैल्पिंग। बहुत आपको परेशान करेगा, क्योंकि होगा क्या, इस रेड कैंडल बनते ही आप कहीं पे घुसोगे और अगला कैंडल ग्रीन बन जाएगा। ठीक है, अगला ग्रीन बन जाएगा, फिर उसके बाद अगला इनडिसाइसिव, और पूरा दिन वेस्ट कर देगा। इसमें आप डीके में मारे जाओगे, पैसे नहीं बनेंगे, 5 to 10% भी नहीं बनेंगे। कई बार आपको विक्स के कारण परेशानी होगी कि विक्स गिर रहा है तो प्रीमियम नहीं भागेंगे, इवन इफ द कैंडल इज मेकिंग तो ये सारी एक प्रॉब्लम्स है। लेकिन जब ये रेंज टूटती है, कोई भी रेंज टूटती है, उसके बाद जब आपका मार्केट फटता है, देखो रिसेंट का हाई ये था, फिर रिसेंट का हाई ये था, क्लोजिंग हाई ये था, इसके ऊपर जाने के बाद जब ये कैंडल ने इस पूरे क्लस्टर के हाईज को तोड़ दिया ना, देयर वाज नो डाउट। तो ये जो पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स आपको दे सकता है, अगर हम इसका मेजरमेंट करें तो कम से कम आपका सेंसेक्स में 200 to 300 इजी पॉइंट्स देता है। 300 पॉइंट में आपको 200 का प्रीमियम इजीली 250 तो देगा, विच इज 20%। स्कैल्पिंग में जो नॉर्मली टारगेट हम रखते हैं वो रखते हैं 5 to 8 to 10%, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब कैसे बुक करता हूँ मुझे मान लो लगा कि मैंने यहाँ पे, अगर मुझे लगा कि यार कल एक बाउंस आ सकता है, तो उस बाउंस पे यहाँ पे 200 का प्रीमियम मैं देखूंगा कौन सा है, 200 से 250, उसको मैं यहाँ पे खरीद लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस मैं लगाऊंगा नहीं सिस्टम में, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 175 और माय टारगेट विल बी 250। सर स्टॉप लॉस ना लगाने का क्या कारण है? स्टॉप लॉस ना लगाने का कारण है ये स्पाइक्स जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप देखो यहाँ पे ये जो ऊपर ये आपको दिख रहे हैं, ये आपके स्टॉप लॉस को खा जाता है। देखो मार्केट ने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी भी, ये देखो ये मार्केट क्या ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल वाले को पैसा बनना चाहिए था। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो पुट वाले को नुकसान होना चाहिए था, लेकिन किसी ने बहुत समझदारी के साथ बोला होगा मैं यहाँ पे पुट लेता हूँ, यहाँ पे बहुत देर से इस एरिया को नहीं पार कर पा रहा है, तो ये स्पाइक्स उसके स्टॉप लॉस को ले उड़ेगा। इसी तरीके से ये जो स्पाइक्स हैं एक स्टॉप लॉस को ले उड़ेगा किसी भी बुल के। तो ये जो स्पाइक्स है ना, ये 5 to 10% का स्टॉप लॉस तो यूं लेके उड़ते हैं। अब कोई बोले यार 10% का स्टॉप लॉस मैं नहीं लगाऊंगा तो कितना लगाऊंगा? मेरा पॉइंट सिंपल है, कैपिटल कम रखो, स्टॉप लॉस बड़े रखो। कैपिटल कम रखो, स्टॉप लॉस बड़े रखो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। क्योंकि स्टॉप लॉस में मैं नहीं कह रहा कि स्टॉप लॉस आपका आप 10% रखो, 20% रखो, मैं कह रहा हूँ कि
250 के प्रीमियम को अगर आपने बहुत सोचने और समझने के बाद खरीदा है, तो इस 250 को खरीदने के बाद आपके एनालिसिस में कितना जाता है? ये 210 तक जाता है नॉर्मली, 220 जाता है या 200 जाता है, या आपने कहा 250 में लिया उसके बाद ये नीचे ही चला गया, तो फिर तो आपका एनालिसिस उल्टा है। जो एनालिसिस है उसका उल्टा करो फिर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आपके एनालिसिस के हिसाब से प्रीमियम, देखो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज एवरीथिंग। मेरे एनालिसिस के हिसाब से 250 जब मैं कोई खरीदता हूँ, सोचने के बाद, समझने के बाद, सब कुछ करने के बाद, तो मेरा ये एरिया रहता है प्रोटेक्शन। यहां अगर ये बार बार 200 जा रहा है और 200 पे जाते ही बाउंस नहीं आ रहा 220 225 का, मतलब ये खतरे में है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूँ। वैसे तो मैं 220 ही मान के चलूंगा, क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस किया, बहुत स्टडी की, मतलब समथिंग इज रॉन्ग। देखो, एक्सेप्टिंग समथिंग इन एडवांस इज बेटर, कि आपने पहले ही मान लिया कि यार कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आज यार जो भी, मतलब 250 से जब से मैंने खरीदा है ये उल्टा ही जा रहा है, उल्टा ही जा रहा है। ऐसा होता है ना, कई बार हमने खरीदा वो तो गिर ही रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई, राइट। तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मली 250 का मान लो 240 भी चल रहा है या 230 चल रहा है ना, व्हाट आई विल डू इज आई विल एग्जिट माय पोजीशन एंड देन गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड एंड थिंक क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या प्राइस बोल रहा है, एंड देन री एंटर द सेम पोजीशन। अगर मेरा एनालिसिस कहता है नहीं ये सही है पोजीशन, ये धोखा दे रहा है, या फिर आई विल नॉट टेक एनी पोजीशन। क्योंकि अगर मेरा एनालिसिस के हिसाब से मार्केट का प्राइस नहीं बिहेव कर रहा है, देन व्हाई शुड आई स्टे। Many people just stay and वो स्कैल्पिंग को पोजिशनल बना देते हैं, स्विंग बना देते हैं, और फिर ऊपर वाले के ऊपर कि भाई कल गैप अप हो जाए तो मुझे पैसा बन जाए, या गैप डाउन हो जाए तो पैसा बन जाए, यही करते हैं। तो दैट इज नॉट द राइट थिंग। स्कैल्पिंग को स्कैल्पिंग रहने दो। अगर तुमने स्विंग का एनालिसिस कर लिया है तो तुम स्कैल्पिंग को छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हें एनालिसिस तुम्हारा स्विंग का था, तुम्हें पता है कि यार ये आज धोखा दे सकता है, कल नहीं दे पाएगा। इन दैट केस व्हाट यू शुड डू इज यू शुड नॉट बाय एनीथिंग व्हिच इज ऑफ द करंट एक्सपायरी। सो मेरा नॉर्मल सिस्टम रहता है, प्रीमियम अगर हम बात करें सेंसेक्स में 200 से 300 के प्रीमियम्स होने चाहिए, ठीक है, जिसपे मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा। इसमें मेरा जो स्टॉप लॉस होगा करीब रहेगा 20% का। ये 20% इसका मतलब नहीं है कि मैं हिट कराने के लिए बैठा हुआ हूँ, इसका मतलब है 20% का मार्जिन लेके मैं इसको वॉच करूंगा कि क्या कर रहा है। मतलब 200 का अगर प्रीमियम मैंने लिया तो इसका 20% हो गया 160, ठीक है। तो 160 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और 160 के नीचे जाने पे इसको कम से कम, अगर ये 10-15 मिनट्स इसके नीचे ही रहता है तब मैं डरूंगा। नॉर्मली प्रीमियम्स एक्सप्लोड आजकल, तो अगर ये 200 को 160 जाना होगा तो 160 पे नहीं रुकेगा, 140 पे रुकेगा। लेकिन मैं ये देखूंगा क्या वो 140 पे जाके फट से 160 के ऊपर आता है या नहीं आता है। अगर वो नहीं आता है तो मैं 160 165 जिधर भी आया 155 में निकल जाऊंगा। नेक्स्ट बाउंस पे निकल ही जाऊंगा। वो बाउंस आएगा, लेकिन वो अगले 5-10 मिनट में ही आएगा, क्योंकि आजकल क्या होता है, प्रीमियम्स को एक साइड एक्सप्लोड होते हैं, दूसरी साइड ये टोटल क्रश कर दिए जाते हैं। तो ये एक चीज ही हो गई। दूसरा, अगर ये 200 वाला फटा ऊपर की तरफ, टारगेट की तरफ, तो कितने में मैं बुक करूंगा? मेरा टारगेट है 250, ठीक है। लेकिन अगर ये मुझे एक झटके में लगा यार 260 270 280 होके आ गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ी देर वेट करूंगा और फिर देखूंगा, क्योंकि जब ब्रेकआउट होता है किसी भी चीज का तो एक कैंडल नहीं बनते, 2 से 3 बनते। तो क्या ये पहला कैंडल था या इसके बाद एक और बनेगा? उसके लिए मुझे तो वेट करना पड़ेगा ना 5 to 10 मिनट्स। तो मैं वेट करूंगा 5 to 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के अंदर उसने अगर नया टारगेट दिया तो क्या होता है, नॉर्मल कैंडल्स एक ये बना, फिर अगला ओवरलैप होते हुए दूसरा, फिर तीसरा, और फिर एक अपर विक करके फंसा के यहाँ पे सबको मार देगा। तो ये 200 का प्रीमियम हो सकता है ये 500 भी चला जाए, बट आई एम विथ व्हाट माइंडसेट? आई एम हियर फॉर स्विंग और स्कैल्पिंग। क्या करने आया हूं मैं? ये 200 का कैंडल 500 भी चला जाएगा, लेकिन मेरे माइंड में ये चल रहा है कि मेरा टारगेट था 200 से 250 या ज्यादा से ज्यादा 280। 280 पे मैं क्लोज करूंगा। इसका अगर ये तभी है जब मैंने टारगेट नहीं मारा है और एक किस्मत चमक गई यार 500 पे मिल गया, लेकिन इस तरीके की किस्मत हमेशा नहीं चमकेगी। सो आई शुड बी वेरी लकी, क्योंकि एनालिसिस मेरा गलत नहीं था। एनालिसिस मैंने स्विंग के हिसाब से किया था। मैंने कहा ये कोई बोलता है 200 की चीज तुमको 500 में बेचने को मिली और तुम बैठे हुए थे, इसीलिए बैठे हुए थे क्योंकि तुम्हारा एनालिसिस स्विंग का था। स्कैल्पर कभी ये सोचता भी नहीं है। स्कैल्पर बोलता है 200 भाई 10 रुपए दे दे यार, 20 रुपए दे दे यार, कुछ मिल जाए। तो वो जो आदमी 10-20 सोच रहा है ना, उसके लिए ये चमत्कार है।
लेकिन जो स्विंग का एनालिसिस करके बैठा है उसके लिए ये एक अच्छा दिन है, लेकिन ऐसे दिन के लिए रोज उम्मीद मत करना, अब कूल डाउन पीरियड में जाओ क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉफिट था। तो जब मैं स्कैल्पिंग करता हूं तो मैं माइंडसेट में रखता हूं कि यार बड़ा प्रॉफिट अगर बना तो लेना है, क्योंकि स्कैल्पर क्या करता है ना, अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो वो क्या करेगा, वो 5 में से 10 दिन, वो 5 में से मतलब 10 में से 5 दिन, ठीक है, 10 में से 5 दिन अगर एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो 10 में से 5 दिन वो क्या करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा, और 5 दिन वो लॉस भी करेगा, ठीक है। ये प्रॉफिट होगा उसका 50%, लॉस होगा उसका 70%, और इस 70% की गारंटी नहीं है, लेकिन इसकी गारंटी पक्की है कि 50 में निकल जाएगा। तो देयर इज नेवर गारंटी इन ह्यूमंस माइंड अबाउट कि वो लॉस कब एक्सेप्ट करता है, लेकिन प्रॉफिट लेके निकल जाएगा फटाफट से। और कितनी भी अच्छी एक्यूरेसी, अगर आप यहां 7 टाइम्स कर लो ना यार, इसको 3 टाइम्स भी कर लो, मैं तब भी कह रहा हूं दिस विल बी लेसर देन दिस। वो लॉस और आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, साथ में 3 में पूरा कैपिटल उड़ा देते हैं, होप नॉट एक्सेप्टिंग कि क्या गलत हुआ। अरे गलत ये हुआ कि मैंने उम्मीद की थी कि यहां से गिरेगा, और ये गिरेगा कब तक, अगर इस एरिया को नहीं होल्ड कर रहा है, ये एरिया को, तो ये कब तक गिरेगा, जब तक यहां नहीं आ जाएगा। इसीलिए मार्केट ने बाउंस नहीं किया। ये माइंड में तो है ना मेरे कि अगर नहीं गिरा तो मुझे बैठना है, अगर गिर गया मतलब अगर नहीं गिरा, यहां अभी नहीं गिरा लेकिन उठ भी नहीं रहा है तो धीरे धीरे गिरेगा भाई, अभी तो पूरा दिन बाकी है, लेकिन उठ भी तो नहीं रहा। तो until market proves me wrong, I will not accept my mistake. तो let the market prove me wrong. लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि टारगेट और स्टॉप लॉस जो है उसके चक्कर में लोग फंस जाते हैं। स्टॉप लॉस का कोई हिसाब है नहीं, लॉस पूरा ले लेते हैं, टारगेट ज्यादा लेते नहीं। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इन 7 ट्रेड्स में से कम 3 to 4 ट्रेड्स को मैं जाने देता हूँ टारगेट की तरफ। उससे क्या होता है कि आई एम नॉट बुकिंग 50% ओनली इन दीज 3-4 ट्रेड्स, आई एम बुकिंग 100% प्लस दिस 50, 100% प्लस बुक कर रहा हूं। तो नाउ दिस रेशियो इज बैलेंस्ड। लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ कमाते जाना है, पैसा कमाने के लिए लॉसेस जो ट्रेड में हो रहा है वो कम रहेगा फॉर श्योर। कैसे कम रहेगा, जब प्रॉफिट ज्यादा होगा। लोग स्टॉप लॉस के बारे में ज्यादा सोचते, सर स्टॉप लॉस कितना, सर स्टॉप लॉस, अरे यार तुम्हारी सोच ही शुरू हो रही है लॉस से। स्टॉप लॉस, ही इज थिंकिंग फर्स्ट अबाउट स्टॉपिंग द लॉस, इज ही थिंकिंग अबाउट मेकिंग द मनी, नो, उसके सोच में ही नहीं है, वो डरा हुआ है। और इस मार्केट में बिना डरे पैसा, मतलब डर के साथ तो पैसा नहीं बनेगा, बिना डरे ही पैसा बनना है ना, क्योंकि यू हैव टू टेक दोज ब्रेव स्टेप्स। एंड दोज ब्रेव स्टेप्स मतलब अगर कोई बोले कि यार 200 के प्रीमियम को मैंने करीब, अगर 200 के प्रीमियम को मैंने 600 पे बेचा, ये हिम्मत थी उसकी। इस दौरान पे फ्लक्चुएशंस आए, हिम्मत थी ना। यही चीज अगर मैं इन्वेस्टिंग में करूं तो लोग टेंशन फ्री होके बैठे हैं, हाँ यार 100 रुपए पे लिया था आज 1000 रुपए। अगर उसे पूछोगे ना तो उसने ये झटके खाए हैं कम से कम 10 बार और सहे हैं, और तब भी नहीं निकला। तो ऊपर जाने के लिए अपने इक्विटी जो कर्व है, अपना जो पैसे का कर्व है, उसमें अगर ऊपर जाना है तो झटके के टाइम पे आप क्या करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड कि झटके लगेंगे, लेकिन उन झटकों के टाइम पे, लेकिन रिवॉर्ड के टाइम पे रिवॉर्ड मिस नहीं करना है भाई। ये 200 वाला आदमी ये बोला, पहले ऊपर गए हम 400, फिर हम गिरे 290, तो बोलेगा यार बहुत बड़ा फॉल था, बड़ी हिम्मत की तुमने। लेकिन 290 के बाद अगली बार गया 600, ऐसे ही गया ना, ऐसे ही तो नहीं गया सीधे सीधे चला गया। बिल्कुल। लेकिन दिस गाय व्हेन ही वाज मेकिंग लूजिंग ही लॉस्ट 120, बट व्हेन ही मेड 300। ये 300 है, ये 110 है। 110 का लॉस झेला तभी तो 300 का प्रॉफिट बना, और 300 का प्रॉफिट बनाने के लिए भी बैठा क्योंकि इस लॉस में भी बैठा था। ऑप्शन बायर ये नहीं कर सकता फॉर श्योर, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी समझते हो, स्कैल्पिंग भी समझते हो, तो कई बार आप जब सही हो रहे हो तब तो बुक करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट फॉर बिग प्रॉफिट्स, अदरवाइज आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो नेट माइनस रहेगा। अभी जो डेटा आया है सेबी का, 93% लोग लॉस में है, उसमें से ऑलमोस्ट आधे लोग तो सिर्फ ब्रोकरेज के लॉस में। पैसा नहीं गवाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कमाया भी नहीं, क्योंकि जो ब्रोकरेज चार्जेस थे वो उनको डुबा के माइनस में ले गए, स्टैम्प ड्यूटी, ये ड्यूटी, वो ड्यूटी, दुनिया भर की। तो पॉइंट इज क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े प्रॉफिट के टाइम पे कभी नहीं बैठ पाते हो।
और बड़ा लॉस सभी लेते हैं, वो तो दुनिया का उसूल है, होप तो सबके अंदर है, लेकिन बड़े प्रॉफिट से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू बैलेंस द स्कैल्पिंग विद स्विंग। इसीलिए सिर्फ स्कैल्पिंग मत सीखो, स्कैल्पिंग के साथ साथ स्विंग भी सीखो, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग स्विंग दोनों हमेशा से करता आया हूं। स्कैल्पिंग मेरा बेनिफिट तब था जब मेरा कैपिटल छोटा था, जब मैं 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख से तक किया, कोई दिक्कत नहीं थी, घुसता था निकलता था, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन माय कैपिटल इंक्रीज टू 50 लाख 1 करोड़, नहीं कर सकते यार तुम स्कैल्पिंग, तुम्हें स्विंग पकड़ना पड़ेगा। सो दैट्स वेयर आई चेंज माय गेम एंड दैट्स हाउ द रिजल्ट्स चेंज। तो ये थी स्ट्रैटेजी फिलहाल कि आपको 21 EMA पे फोकस करना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, और इसके अलावा एक और वीडियो हम बनाएंगे जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे रहेगा, जिससे आप नेकेड सिर्फ कैंडल्स की हम बात करेंगे, छोटे कैंडल्स देखेंगे, 5 मिनट्स 15 मिनट्स में जाएंगे, और फिर उसके बेस पे हम, क्योंकि आपको सब समझना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कैंडल को समझता हूँ, ये कैंडल क्या करना चाह रहा है, मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ। अगर आज पूरे दिन मार्केट में एक भी बार रिकवरी नहीं आई, ये सबसे बड़ा कारण था कि आज शायद मार्केट लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज हो, और वही हुआ, बाउंस ही नहीं आए ही नहीं, कोशिश ही नहीं की मार्केट ने ऊपर जाने की। सो द कैंडल इज टेलिंग मी ना कि आज कोशिश ही नहीं हो रही है। द प्राइस इज ऑल्सो टेलिंग मी, ऑप्शन का प्राइस भी यही कह रहा था, ऑप्शन प्राइस भी बोल रहा था मैं तो थोड़ा सा गिरता था फिर भागता था, थोड़ा सा। तो एवरी प्राइस इज टेलिंग यू कि छोटा छोटा, मतलब एक छोटा सा बाउंस फिर फॉल, बाउंस फॉल, बाउंस फॉल, बहुत छोटा। सर इसमें मेरा एक सवाल है कि हम इसमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस में डील करेंगे, एटीएम में ही करेंगे? इसमें हम, ये मैंने बताया ना, 200 से जिस भी 300 strike price सेंसेक्स। का? बैंक निफ्टी की बात करें अगर हम, तो मैं इसकी बात हमेशा कहता हूं कि ये हो जाएगा 200 से 250, जो भी प्रीमियम 200 से 250 दिखे अप्रोक्सीमेट, अगल बगल 260 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 19-20 इस रेंज के आसपास, उससे हम डील करेंगे। एंड सर एक्सपायरी के डे पे हम नेक्स्ट एक्सपायरी देखेंगे? और कब नहीं करना है, ऑप्शन बाइंग कब करनी है और ऑप्शन सेलिंग कब करनी है, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अपन इसके बारे में, विच आर द डेज वी शुड नॉट डू, तो सबसे पहली चीज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये जो 3 दिन है, इसमें से आप यहाँ पे, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे, ऑप्शन सेलिंग जो है, ऑप्शन सेलर यहाँ पे अगले हफ्ते में शिफ्ट हो जाएगा, he will shift to the next week strikes. Option seller, option buyer will start option buying on Wednesday's expiry. बैंक निफ्टी की जो वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है, तो ऑप्शन जो बायर है वो ट्यूसडे और वेडनेसडे को ऑप्शन बाइंग करेगा। ट्यूसडे को उसके प्रीमियम 200-300 के थोड़ी सी बाहर के रहेंगे, वेडनेसडे को ही हैज टू गो अगेन टू 200-300 रुपीज प्रीमियम, उससे कम नहीं। एंड वेडनेसडे को जो ऑप्शन बायर है, ही शुड क्लोज ऑप्शन बाइंग बिफोर 12 PM। करंट वीक है ना, क्योंकि आज के आज गेम नहीं खेलना है, तो 12 बजे तक में उसको अपना गेम खत्म कर देना है। ओके। और जो ऑप्शन सेलर है वो मंडे के बाद है, इनमें जो होना था डीके हो चुका है, ही शुड शिफ्ट टू द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में शिफ्ट हो जाएगा ऑप्शन सेलर एज सून एज मंडे कम्स फॉर वेडनेसडे। तो इसी तरीके से 2 दिन पहले क्या करना है, 2 दिन पहले ऑप्शन सेलर को शिफ्ट हो जाना है अगले हफ्ते में, और 2 दिन पहले ऑप्शन बायर को अपना गेम शुरू करना है विथ बिगर प्रीमियम्स। उससे क्या होगा कि उसको जो डिके का एक लॉस होता था वो नहीं होगा बड़े प्रीमियम्स में। हमेशा याद रखो, आपको क्या चाहिए, आपको परसेंटेज चाहिए। लोग परसेंटेज के हिसाब से सोच नहीं पा रहे हैं आजकल। लोग पता है क्या सोचते हैं, 20 रुपए का प्रीमियम लिया है, 1000 क्वांटिटी आ गई, 200 चला गया तो बहुत पैसे बन जाएंगे, और कुछ दिख ही नहीं रहा उनको। उसको दिख रहा है 20 रुपए 30 रुपए का 20-30 रुपीज का प्रीमियम लेना है, उससे ऊपर उसकी सोच ही नहीं जा रही। ये मैंने भाई 6 साल यही किया है, मैंने 6 साल 2012 से लेके 2018 तक, दिस वाज द ओनली थिंग आई डिड, दिस वाज द ओनली मिस्टेक आई डिड। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी, आपने पैसे अभी तक बना लिए हैं, लंबा गेम नहीं चलेगा, मारे जरूर जाओगे कभी ना कभी, क्योंकि 20 रुपीज वाले में ऑलरेडी आपको पता है कि कुछ नहीं होने वाला है जब तक एक बड़ा मूव नहीं आएगा। और बड़े मूव आपको बता के नहीं आने वाले, 3 बजे आएंगे, एक्सपायरी आधे घंटे बाद है, क्या कर लोगे। तो ये सब चैलेंजेस अब जो आ रहे हैं लोग समझ रहे हैं, और जो हीरो जीरो करते थे, जो 20-30 रुपीज पे ट्रेड करते थे, दे हैव रियलाइज्ड दिस कि नहीं चलेगा ऐसे काम। मार्केट हैज बिकम वेरी टफ फॉर लास्ट 3 मंथ्स, बहुत कठिन है। इसमें ऑप्शन प्रीमियम्स आर लाइक, उसमें मतलब आपको एक वो जो बस्ट दिखता है, वो आप जब सोचोगे नहीं हो रहा है जब आप नहीं सोचोगे तब होगा। Either it happens between 9:15 to 9:45 or it happens between 2:45 to 3:30.
245 के बाद हुआ तब तक में खेल खत्म हो जाता है, और सुबह बिल्कुल। सुबह हुआ तो यू आर नॉट रेडी फॉर इट, हम्म। क्योंकि रीजन नहीं है ना। और हम लोग रीजन देख के ट्रेड करने वाले हैं कि आज क्या है, आज बुलिश है, बियरिश है। ये बुल और बियर का केस कैसे बना? मार्केट इज बुलिश, पॉजिटिव है सब कुछ, मार्केट इज बियरिश, नेगेटिव है सब कुछ। अभी कुछ नहीं है, जो कैंडल बन गया वही है। आज कैंडल रेड बन गया तो हम बोलेंगे अरे मार्केट बियरिश था, लेकिन क्या माहौल बियरिश है? नहीं, माहौल तो बियरिश नहीं था, कुछ भी बियरिश नहीं है। तो दिस इज द न्यू चेंज। तो अब हमको कैंडल देखने पड़ेंगे, माहौल से कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा है, क्या पता कोई बड़ा माहौल बदले, कोई बड़ी न्यूज आए, बड़ा इंपैक्ट हो। तो ये चीज करनी है आपको। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऑप्शन सेलर्स जो पिछले 3 महीने में काफी परेशान हुए, ऑप्शन सेलर्स के लिए इतना मुश्किल नहीं था मार्केट। ऑप्शन सेलर वो परेशान हुआ है जो एक दिन पहले ऑप्शन सेलिंग शुरू करता है कल के लिए। कल एक्सपायरी है, आज मैं ऑप्शन बेचता हूं, कल तक में जीरो हो जाएगा। अगर उसको देखना है कि वो क्या कर रहा है, मैं सिंपली एक चीज हमेशा कहता हूं, कोई बोलता है यार डीके नहीं होता, मैं ऑप्शन सेल करता हूं, तो मैं कह रहा हूं आप आज अगले हफ्ते का, एक हफ्ते बाद का सेम स्ट्राइक, उसके हफ्ते बाद का सेम स्ट्राइक का कर्व देख लो। कोई भी कर्व आपको ऐसा नहीं मिलेगा, सारे कर्व आपको ऐसे ही मिलेगा। कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम अगले हफ्ते का, उसका अगले हफ्ते का अगर आप जाके देखोगे, एंड यू से कि ऑप्शन सेलिंग इज डिफिकल्ट, आप उसका चार्ट देखो जाके, ये होंगे बीच बीच में। लेकिन यहां जिसने सेल किया होगा उसको देखो, जो यहां सेल कर रहा है ना वो रो रहा है ऑप्शन सेलिंग में पैसा नहीं बन रहा 1 डे बिफोर एक्सपायरी। पर जिसको कमाना था वो कमा चुका है, निकल गया, वो अगले हफ्ते में शिफ्ट हो गया है, और आप इस पे लगे हुए हो। एंड दिस इज द ट्रुथ। ऑप्शन सेलर बोलता है जो मैं बेचता हूं वो भागता है, ऑप्शन बायर बोलता है जो खरीदता हूं वो डिके हो जाता है। क्योंकि ऑप्शन बायर यहां डिके, यहां बोलता है 4 दिन बाद अगर गिर गया मार्केट तो बहुत कमा लूंगा। क्या हो जाएगा, ये स्पाइक मिलेंगे निकलोगे नहीं, ये स्पाइक मिलेंगे निकलोगे नहीं, उसके बाद ये होगा। और ऑप्शन सेलर बोल रहा है कि भाई कल एक्सपायरी है, सारा जीरो हो जाएगा लग रहा है। और मार्केट कई बार क्या होता है ना, ऐसे ऐसे रेंज में आ जाता है एक्सपायरी के पहले, और एक्सपायरी के दिन मारता है एक झटका, सीधे 10 का प्रीमियम हो जाता है 200, बर्बाद। सेंसेक्स में काफी हो रही है। तो अंडरस्टैंडिंग इज कि ये तो दिख रहा है ना क्या गलती है, लेकिन ये कितना भी स्पाइक मारा हो, ये स्पाइक जो है मैंने आपको जूम आउट करके दिखाया है, ये है। यहां वाले को टेंशन फिर भी नहीं है। हम इतने घुस गए ना कैंडल्स के अंदर कि हम पीछे आके देख नहीं पा रहे हैं कि चल क्या रहा है। और ये चीज आज की नहीं है, ये चीज हमेशा का सत्य है। रोज रोज एक्सपायरी, रोज रोज ऑप्शन, जीरो हीरो, ये वो में हम इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम बेसिक को भूल गए हैं। और ये बेसिक है कि ऑप्शन का प्रीमियम अगर आप देखोगे कोई भी, इट ऑलवेज गोज लाइक दिस, एंड बीच बीच में स्पाइक्स आते हैं, एंड समटाइम्स इट विल गो एंड गो एंड गो एंड एक्सपायर समवेयर हियर, लेकिन स्टिल दिस गाय विल बी इन प्रॉफिट। व्हाट इट रिक्वायर्स, क्या चाहिए इसके लिए? पैसा थोड़ा ज़्यादा चाहिए, कैपिटल ज़्यादा चाहिए, और मुझे नहीं लगता लोगों के पास पैसे की कमी है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी ही है तो अपने पोर्टफोलियो के पैसे देखोगे, लोगों के पास 2-2 करोड़ के पोर्टफोलियो हैं और ऑप्शन बाइंग में लॉस करते जा रहे हैं 2-2 लाख करके। भाई तुम्हारे पास 2 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर है तो उसका अगर तुम लेवरेज लोगे प्लेज करके, तो वही तुमको मिल जाएगा 1.5 करोड़ से ऊपर। और 1.5 करोड़ में अगर तुम ऑप्शन सेलिंग करते हो बहुत सेफली 2 हफ्ते 3 हफ्ते आगे की, तो भी कुछ तो कमा के निकलोगे ना। 2-2 लाख करके लॉस करते जा रहे हो, बोल रहे हो कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कैसे होगा? बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द राइट पिक्चर ऑफ ऑप्शन। और ऑप्शन का राइट पिक्चर यही है, ऑप्शन बायर इज नॉट मेकिंग मनी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि ये ट्रुथ है, सत्य यही है ना, तभी तो ऑप्शन बायर पैसा नहीं बनाता। और ऑप्शन सेलर बनाता कौन है, ये आपको सोचना पड़ेगा। मोस्टली ऑप्शन सेलर ही पैसा बना रहा है, लेकिन वो जो दूर की सोच रखता है और जो बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं है पैसे बनाने के। तो दिस इज द गेम, दिस थिंग आई वांटेड टू मेक यू एक्सप्लेन कि यहाँ हमने ऑप्शन बाइंग की बात कर ली, ऑप्शन सेलर को क्या माइंडसेट रखना है। दूसरी चीज है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे होते हैं, सपोर्ट्स कहाँ पे होते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने सपोर्ट्स की भी बात ज़्यादा नहीं की, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बार हमने लोअर बॉलिंजर से बाउंस दिया, फिर हमने यहाँ पे एक डिप मारा, उसके बाद हम यहाँ पे 21 EMA के पास सपोर्ट लेके बड़े कैंडल के साथ ऊपर गए। लेकिन हम यहाँ पे जिस दिन हमने ये हाई तोड़ा, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। इसके बाद ये सपोर्ट आपका हो गया। अब इसके नीचे जब तक नहीं आएगा मैं बियरिश नहीं होऊंगा। अब इसके बाद आप यहाँ रेंज में हो गए, ठीक है। लेकिन जब भी ऐसा ब्रेकआउट होता है तो ऑप्शन सेलर क्या करता है, ऑप्शन सेलर इसके थोड़ी सी नीचे के पुट्स बेचना शुरू कर देता है।
कौन से? एक हफ्ते बाद के। ओके। एक हफ्ते बाद क्या हुआ? डिके होके यहीं पे है मार्केट, यहाँ वाले सब जीरो हो गए। तो मेरा ये पॉइंट है, मैं नहीं कह रहा कि ऑप्शन बाइंग में डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऑप्शन बाइंग रोज रोज नहीं करनी है, दिन में 4 बार नहीं करनी है। पहले का टाइम रहा होगा, लेकिन आजकल ऐसा टाइम नहीं है। यू हैव टू बी वेरी चूजी कि कब आप कर रहे हो, किस तरीके का आपका ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है या सेंटिमेंट का फ्लो है आपके साथ जो आपको मोमेंटम दे रहा है, इसी तरीके से आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बिल्कुल वी आर सर। डन विद दिस वीडियो। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो हम जल्दी और नए वीडियोस के साथ आने वाले हैं। जरूर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, और अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और ये और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। बिल्कुल। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।